ये कहानी है 19 महीने के उन अंधेरे दिनों की जिन्हें हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। कथित फांसीवादी शक्तियों से लोकतंत्र को बचाने के लिए हजार लोगों को बिना कारण बताए जेल में ठूंस दिया गया। इनमें से अधिकतर की गिरफ्तारी मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के एक्ट के तहत हुई थी। विडंबना देखिए कि ये वही कानून था जिसके तहत तस्करों, ड्रग माफियाओं को पकड़ा जाता था, फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी रही हो या किसी और नेता की। आपातकाल के इस दौर में इंदिरा गांधी की खौफनाक प्रताड़ना क्रांतिकारियों और निर्दोषों के जिस्म जान में इस तरह पड़ी कि सुनने वाले का दिल भी दहल उठा। उन्हीं में से एक कहानी है स्नेहलता रेड्डी की। कन्नड़ कलाकार स्नेहलता रेड्डी को जॉर्ज फर्नांडिस की दोस्ती ने ऐसा तबाह किया कि वो उबर नहीं पाई। स्नेहलता रेड्डी पर किए गए बेइंतहा शोषण का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर साहब ने अपनी किताब इमरजेंसी रीटोल्ड में भी किया है। आज हम इमरजेंसी के उस दौर को याद कर रहे हैं जिसने एक अभिनेत्री पर इस तरह से कहर बरपाया कि कोई आतंकवादी भी आतंक बरपाने से पहले उसकी रूह भी उससे पूछने को मजबूर हो जाए कि कोई इतना निर्दयी, इतना निर्मम, क्रूर कैसे हो सकता है। दरअसल 25 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में जो संदेश प्रसारित हुआ उसे न सिर्फ एक कमरे में सुना गया बल्कि पूरे देश ने सुना। इस संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कानून की ताकत दिखाई और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही किया। लेकिन 25 जून का वो दौर जब इंदिरा गांधी ने संविधान की आड़ को लेकर के कानून और कोर्ट के साथ साथ देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर दिया, जिसे हम आपातकाल यानी इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस तरह कुचला गया, किस तरह से प्रेस की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की गई, ये किसी से छिपा नहीं है। आपातकाल के इस दौर में इंदिरा गांधी की खौफनाक प्रताड़ना क्रांतिकारियों और निर्दोषों के जिस्म जान में इस तरह पड़ी कि उस सुनने वाले का भी दिल दहल उठा। उन्हीं में से स्नेहलता रेड्डी की भी कहानी है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसका किसी से भी दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। आपातकाल के दौरान उनका कसूर बस इतना था कि वो एक राजनेता की अच्छी मित्र थी। शायद यही वजह रही कि उन्हें आपातकाल के दौरान प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। आपातकाल के समय स्नेहलता पर कांग्रेस ने बेहिसाब अत्याचार किए क्योंकि वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी, जिन्हें इमरजेंसी के समय पुलिस पकड़ने की कोशिश में थी। 2 मई 1976 का वो दौर जब स्नेहलता को डायनामाइट केस में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया और इसके बाद बेंगलुरु जेल में कैद कर उनके साथ ऐसी अमानवीयता की गई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे, जबकि बाद में उनके साथ
लाल कृष्ण आडवाणी भी दिखे और भारतीय जनसंघ के इन दो दिग्गज नेताओं की बगल वाली कोठरी में ही रखी गई थी कन्नड़ की मशहूर अदाकारा स्नेहलता रेड्डी। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहती थी। स्नेहलता पर आईपीसी के धारा 120A के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मीसा के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और इसी के तहत 8 माह तक स्नेहलता को तड़पाया गया। शुरुआत में जब अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया तो वह एक ऐसी कोठरी थी जिसमें बामुश्किल एक व्यक्ति ही रह पाए। सोचिए, एक मशहूर अभिनेत्री जो अपनी कला के चलते बहु पुरस्कार विजेता रही हो और ऐशो आराम का जीवन जीती रही हो, उन्हें बिना कोई गलती बताए या सवाल किए एक ऐसी कोठरी में रखा जाए जिसमें पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। स्नेहलता पर प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी जा रही थी। शरीर पर कोड़े, जलती मोम पड़े फफोले और इस बात का गवाह थी कि एक महिला पर कहर बरपाने वाली कोई महिला इतनी कठोर और इतनी भावनाहीन कैसे हो सकती है। इतना ही नहीं, अपनी मंशा को पूरी करने के लिए स्नेहलता को सरेआम में नग्न किया जाता था। वो चीखती और खून के आंसू पीती रही। स्नेहलता कन्नड़ की मशहूर अभिनेत्री थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उन्हें बिना कसूर के जेल भी जाना पड़ेगा। शरीर और आत्मा में जख्म ने उन्हें सोने नहीं दिया। वो कई रातें बिना सोए ही गुजारी। जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। न्याय और दिल से निकलती आह बस इंसाफ की मांग कर रही थी और इस बीच उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका अंदाजा भी उन्हें कुछ नहीं था, क्योंकि ना तो कोई उनसे मिलने आया था और ना ही कहीं से किसी का कुछ पता ही चल पाया था। कुछ समय बाद स्नेहलता के परिवार को मालूम हुआ कि उनको किस जेल में बंद किया गया है। पूरे 8 माह तक एक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़ना दी जाती रही। जेल में उनके बगल की कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थी। दोनों नेताओं के अलावा मधु दंडवते, जो कि उस समय उसी बेंगलुरु के जेल में थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उन्हें रात के सन्नाटे में स्नेहलता की चीखती हुई आवाजें सुनाई देती थी। जेल में लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में स्नेहलता ने लिखा, जैसे ही एक महिला अंदर आती है उससे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान के जीवन का क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद जीवन मूल्यों को और बेहतर बनाना नहीं है? इंसान का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसे मानवता को आगे बढ़ाने के प्रयास निरंतर करने चाहिए। अंतहीन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद भी स्नेहलता टूटी नहीं। उन्होंने अन्य कैदियों को मनोबल बढ़ाया। वहां भूख हड़ताल की। नतीजतन जिन महिलाओं को जेल में बुरी तरह से पीटा जाता था उसमें वहां बड़ी कमी आई। बाद में कैदियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया।
जेल से छूटने के 5 दिन बाद स्नेहलता की मौत हो गई। स्नेहलता अस्थमा की मरीज थी, बावजूद इसके उन्हें घोर यातनाएं दी जाती रहीं और जेल में उन्हें निरंतर उपचार भी नहीं दिया गया। ये बातें स्वयं स्नेहलता ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी थी। जेल में मिलने वाली क्रूर यातनाओं ने और उस वास्तविकता ने स्नेहलता को बेहद कमजोर कर दिया और उनकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद जनवरी 15, 1977 को उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया और रिहाई के 5 दिन बाद ही यानी कि 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जून 2015 में एक लेख में स्नेहलता की बेटी नंदना रेड्डी ने बताया कि उनकी मां औपनिवेशिक ब्रिटिश राज की प्रबल विरोधी थी। जब वह कॉलेज गई तो उन्होंने अपने भारतीय नाम को वापस अपना लिया था और वह केवल भारतीय कपड़े और एक बड़ा बाटू पहनती थी। नंदना ने लिखा कि उनकी मां ने प्रसिद्ध किट्टाप्पा पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा और एक बहुत ही कुशल नर्तकी बन गई। तो कैसी लगी स्नेहलता रेड्डी की कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।